ऑल ऑफ यू। ये जो लेक्चर है स्पेशली डीएलएड 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो जाएंगे जितने, तो मैथमेटिक्स का जितना भी मिसलिनियस होगा इसमें मैं पूरे टॉपिक को आज कवर करूँगा। कुछ टॉपिक को मैं छोड़ दे रहा हूँ, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जैसे आप लोगों ने बोला था प्रायिकता का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, मैंने वो आप लोगों तक पहुँचा दिया है। प्रायिकता के बाद एक और है मीन मॉड मीडियन, तो उसको भी मैंने क्या किया, वो छोड़ा है। और करणी से रिलेटेड भी मैं लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स होंगे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री और जो मेंसुरेशन में बेलन, सिलेंडर हो गया, कोन, शंकु हो गया, और जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हैं, चाहे समीकरण हो, फैक्टराइजेशन वाले हों, चाहे यूनिवर्स हो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो, दो इक्वेशंस होंगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनको सॉल्व करेंगे। और उसके आगे फिर हम लोग वर्ग में जितने भी क्वेश्चन हैं, स्क्वायर से रिलेटेड, कहने मतलब जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज जो होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, जो भी मेन जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उन टॉपिकों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसमें चाहे इतना, चाहे 1 घंटा टाइम लगे, चाहे 1.5 घंटा टाइम लगे। तो ये सेशन एक लंबा होने वाला है। आप लोगों तक मैं कोशिश करूंगा कि 9 बजे तक ये वीडियो आप लोगों तक हर हालत में पहुंच जाए, ठीक, आज 9 बजे तक पहुंच जाए, जिससे कि आप लोग आज जितना भी 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी लेक्चर होगा, तैयार होगा, आप लोग उसको फास्ट में उसकी स्पीड को डबल करके देख सकते हैं, ठीक, बढ़ा करके। तो एग्जाम से पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, डाउट दूर हो जाएंगे, और हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट देखने को मिल सके। तो यही रहेगा कि आप लोग जाने से पहले क्या करना है, बस सरसरी निगाह से क्वेश्चन को देख लेना है। जो भी फार्मूले होंगे, जो भी कुछ भी कॉन्सेप्ट होगा, वो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के टॉपिक में से मैं सबसे पहले ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री के इतने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो सब मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ भी था। आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करता हूँ, ठीक। जैसे कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग इग्नोर करते रहते हैं और वो हमारे दिमाग में होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बहुत सारी चीजें आएंगी कि साइन है, ठीक, साइन है और कॉस है, और उसके बाद साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है। और तो अब जैसे साइन है तो इस साइन का पूरा का नाम क्या होगा, ठीक, जो साइन है, साइन का तो साइन ही होगा, ठीक। अब जैसे साइन है, साइन ही होगा। अब कॉस है तो कॉस का क्या होगा, कोसाइन हो जाएगा। साइन का साइन ही होगा, कॉस का कोसाइन हो जाएगा। टैन का क्या होगा, टैंजेंट हो जाएगा, ठीक, टैन का क्या होगा, टैंजेंट हो जाएगा। और कॉट का क्या होगा, कोटैजेंट हो जाएगा। सेक क्या, सेकेंट हो जाएगा। जिसे सेक का पूरा नाम पूछता है उनमें से कौन सा है, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक, सेकेंड, इस तरीके से। और कॉस का क्या, कोसेक कितना होगा, कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेकेंड हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आप लोग एक बार ध्यान दे लेना कि साइन तो साइन है ही, कॉस का कोसाइन हो जाएगा, टैन का टैंजेंट हो जाएगा, कॉट का कोटेंजेंट हो जाएगा, सेक का सेकेंड हो जाएगा, कोसेक का कोसेकेंड हो जाएगा। तो इन सब चीजों को जैसे कभी आ जाए कि इनमें से इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा या इसका जो है पूरा नाम क्या होगा, तो इस चीज को ट्रिग्नोमेट्री में इन सब चीजों को ध्यान देख लेना एक बार। और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे क्वेश्चन में ये है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है, ये सारे कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो फार्मूला। अब वहां से इस फार्मूले को भी, अगर जिसको फार्मूला ये याद है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, तो यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं। 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी हो गई, ए अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर अगर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद है, याद करने में प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता है। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा थीटा, और ये यहाँ से कुछ भी मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, LAL लाल बटे कक्का, कक्का, ठीक। यहाँ से ऐसे, यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे क्या है, यह इस जगह पे कितना आ जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, यहाँ पे टैन हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, ठीक। अब साइन को कितना लिख सकते हैं, एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, लंब, ये हुआ। तो साइन का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब क्या है, आधार बटे कर्ण, टैन का मतलब क्या है, लंब बटे आधार। अब इसको क्या करेंगे, उल्टा रीडिंग इसकी करेंगे, नीचे से जब करेंगे। कॉट का मतलब कितना हुआ, आधार बटे लंब, सेक का मतलब कितना हुआ, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे सॉरी आधार, और कोसेक का मतलब कितना हुआ, कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से अब साइन के लिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या किया हुआ, साइन की वैल्यू को अगर दिया है तो यहाँ से साइन कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो ये कितना हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया बी, ठीक। इसकी वैल्यू निकालना, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो ये कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है बची हुई दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का योगफल सॉरी कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बची हुई जो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के वर्गफल के सॉरी स्क्वायर के या वर्ग के योग के बराबर होता है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, कर्ण का स्क्वायर जो कर्ण भुजा होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो बची हुई जो भुजाएं हैं उसके वर्ग के या स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो कहने मतलब ये जो होगा इसके वर्ग और इसके वर्ग के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस इसको अगर हम एक्स मान लें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी, कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, ये आ जाएगा, यहाँ से कितना है, इसकी भुजा आ जाएगी, तो इसकी भुजा निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है, इस x की वैल्यू कितनी आएगी, तो रूट के अंदर कितनी आएगी, ये हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, इतनी ही आई थी। कहने मतलब है इतनी ही वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हमें cos थीटा निकालना है। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आधार बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में अंदर नीचे, ये हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू। तो इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज को हम लोग वैसे ही निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ से एक और ले रहा हूँ एज ए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि सेक अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक। सेक अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है 5/4, ये 5/4। हमको निकालना क्या है, साइन अल्फा, दो वैल्यू निकालनी है, साइन अल्फा निकालना है, उसके बाद टैन अल्फा निकालना है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, हमें साइन अल्फा और टैन अल्फा दो निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे पाइथागोरस, यानी यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको हम लोग अल्फा दे देंगे। लंब की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या होता है, कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो सेक की कितनी होगी, उल्टा हो जाएगी, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण कितना है, ये 5 है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक। तो इसके स्क्वायर में यानी 25 में क्या करेंगे हम लोग, 4 घटा देंगे, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। तो 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 9 में 25 में 16 यानी कि 9 बचेगा, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इस लंब की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5 हो जाएगी, ओके। अब यहाँ से टैन अल्फा की वैल्यू देखेंगे, तो टैन अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे आधार, तो हो जाएगी 3/4, ठीक। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट मीन्स जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इस तरीके से आप सभी निकाल सकते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, एक आधे क्वेश्चन और कर लेते हैं त्रिकोणमिति में। और कुछ चीजें हैं, कुछ वैल्यूज आप लोग याद कर लीजिएगा, जितनी भी वैल्यू हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ की वैल्यू से आ जाए। तो आप लोगों को वैल्यू कौन कौन सी याद रखना है, एक तो 0 याद करना है, ठीक। 0 के बाद आप लोगों को 30 याद करना है, 30 के बाद 45 एक याद करनी है, 45 के बाद 60 याद करनी है, और 90।
ज्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी, बस आप लोग इतनी याद रखिए 30, 45, 60 और 90, बीच में कोई वैल्यू याद नहीं रखनी है। 75, 15 ये सब आने वाली नहीं है, ठीक। तो उसमें क्या कि फिर फार्मूले भी चेंज हो जाएंगे। अब 45 के अलावा अगर हम लोग जैसे कि 75 की वैल्यू, अब 60, 30, 45 यानी अगर 75 की वैल्यू निकाली जाएगी तो 75 की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, 45 और 30, 45 और 30 जोड़ेंगे तभी 75 निकल करके आएगा। तो वहां पे हमें साइन थीटा या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और साइन ए प्लस बी हो चाहे टेन ए प्लस बी हो, बीएससी के अलावा तो जो जिन्होंने मैथमेटिक्स 12वीं यानी कि साइंस से किया है, मैथ से किया है, उसके अलावा जो 10th तक भी पढ़ेंगे वो सब उतना लेवल नहीं आने वाला। तो आप लोगों को सिंपली ये याद रखना है। अब जैसे कि मैंने साइन की, अब यहाँ से जैसे मैंने निकाला, अब सीधे सीधे क्या किया हमने, साइन के लिए निकाला। तो यहाँ से साइन के लिए निकालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग कॉस निकाल लेते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम होती है, ठीक। अब यहाँ से साइन 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 90 की वैल्यू ये होती है। तो कहने मतलब थोड़ा सा ध्यान देने वाला यहाँ पे ये है, ये दोनों वैल्यू जो है इंटरचेंज होती हैं, ठीक। ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं और उसके अलावा सॉरी ये नहीं, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम होती हैं 45 की दोनों में। और फिर उसके अलावा ये वाली वैल्यू भी क्या करती हैं, इंटरचेंज करती हैं। साइन 0 और साइन 90, साइन 0 कॉस यानी कि 0 और 90 पे साइन और कॉस क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट यानी इंटरचेंज करते हैं। उसके अलावा 30 और 60 में भी दोनों की वैल्यू क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, इंटरचेंज करती हैं। अगर साइन 30 में जो वैल्यू है वो कॉस 60 में वैल्यू होगी, और जो साइन 60 की वैल्यू है वो क्या है, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू बराबर होगी। यहाँ से इन सब चीजों को ध्यान देना। वैसे भी जब दो वैल्यू ये निकल आएंगे तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं से फॉर्मूला बना करके हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी होती है, tan होती है। और 1 अपॉन साइन की वैल्यू कोसेक होती है, 1 अपॉन सेक की वैल्यू सेक होती है। इन सब के, इन दोनों का यूज करके हम जितने भी होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको आप लोग इस चार्ट को एक बार देख लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये है, सिंपल है। जैसे सिद्ध करने से रिलेटेड, सिद्ध करने में मतलब ये है उसकी वैल्यू को निकालना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2 tan 30 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक, ये लिखा हुआ। अब इसकी वैल्यू जो होती है, अगर इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, थीटा की जगह पे 30 लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये जो वैल्यू होती है sin 2 थीटा की वैल्यू है, ठीक। लेकिन हमें sin 2 थीटा सपोज दैट हम मान लेते हैं हमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं याद है क्योंकि वो इस लेवल का नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमें tan 30 की वैल्यू पता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। कहने मतलब ये है tan 30 किस तरीके से लिख सकते हैं, sin 30 अपॉन cos 30, ठीक। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। इससे कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, अगर याद है तो बहुत अच्छा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और अपान में 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, यहाँ से कितना है 3 ऊपर चला जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। 2 से 2 कटा, 2 2 4, इससे कटेगा तो √3 आ जाएगा। तो कहने मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक। ये आ जाएगा √3/2। इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कुछ के आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि cos 30 एंड प्लस sin 60, ठीक, अपान में 1 प्लस sin 30 एंड cos 60। इस वैल्यू क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, दैट मींस फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू।
साइन 30 की वैल्यू हमको पता है कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, √3/2 लिख लेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, भी √3/2 होती है, ठीक है। 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। अब इन दोनों क्या करेंगे, आधा आधा 1 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है कि दोनों की हर बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो दोनों कितने हो जाएंगे, 2 गुणित √3/2 और अपान में कितना हो जाएगा, ये आधा आधा 1 1 1 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 बटा, यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। आंसर बहुत ही सिंपली आ जाएगा, ठीक। और जैसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी आ सकता है कि ये किसका नंबर है, 1/2 जो है वो साइन में किसकी वैल्यू है, तो किसकी है, साइन 30 की वैल्यू है। अगर पूछा जाएगा √3/2 ये किसकी वैल्यू है साइन में, तो ये साइन 60 की वैल्यू है। कह रहे कॉस में किसकी वैल्यू है, तो कॉस 30 की वैल्यू है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो इतनी सब चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है टॉपिक। इस तरीके से आप लोग क्या करना कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को इस तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को देख लेना सही से। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बेलन के बारे में बात करते हैं। बेलन, बेलन का मतलब होता है सिलेंडर, और जो सिलेंडर होता है उसमें होती कौन कौन सी चीजें हैं, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अगर ये बेलन है तो बेसिकली है क्या, ठीक ठीक। ये बेलन, जरा फोकस करना, इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना एक बार। तो याद करना कैसे है, जो बेलन का जो निचला हिस्सा होता है उसको अगर हम लोग पलट के देखेंगे तो जो उसका पोर्शन है, उसका जो बना है, उसकी जो बनावट बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है, बनावट वृत्त की तरह बनी हुई है, ठीक। अगर वृत्त बना हुआ है तो वृत्त का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वृत्त का जो एरिया होता है, सर्किल का एरिया कितना होता है, πr²। इसका जो नीचे का जो पोर्शन है, इसका जो एरिया है वो कितना है, वो πr² है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक। अब ये h ऊंचाई तक जब बढ़ जाएगा, जब h ऊंचाई तक जब बढ़ जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका एरिया आया है πr², और इसका पेरीमीटर कितना होगा, नीचे वाले हिस्से का कितना होगा, 2πr। यानी कि वृत्त की ये क्या है, परिधि है। नीचे जो है यानी कि पूरे किनारे किनारे का जो राउंड है वो क्या है, 2πr है। और जो पूरा पेन यानी पूरा जो कवर है, यानी जो नीचे का जो कवर का मतलब जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, πr² है। जो बेलन का जो कॉन्सेप्ट है वो अवधारणा कहां से डेवलप हुई है, कहने मतलब ये है, जैसे जैसे πr² को हम क्या करेंगे, h ऊंचाई तक जब उसको क्या करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, या इसको ऐसे समझें कि जो वृत्त के जो सरफेस, वृत्त का जो सरफेस है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अगर उसको हम h ऊंचाई से या दी हुई कुछ ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम निकल करके आ जाता है। दैट मीन्स जो इसका बेलन का आयतन होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, πr²h। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक, πr²h। अब यहीं पे अगर हम उसके अगर हम कर्व सरफेस की बात करते हैं, उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, उसके वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, तो क्या होगा, जो उसकी परिधि है, वृत्ताकार जो पोर्शन है उसकी परिधि है, उसकी परिधि को अगर हम लोग h ऊंचाई तक उठा देते हैं, गुणा कर दें, तो इसके यहाँ से कहने मतलब इसका कर्व सरफेस भी निकल आएगा। तो इसका कर्व सरफेस जो होगा वो कितना होगा, 2πrh होगा, ठीक। एक तो कर्व सरफेस होता है, एक होता है पूरा संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को वृत्त के नीचे वाले पोर्शन को अगर हम लोग जोड़ दें तो कहने मतलब है टोटल जो सरफेस होगा वो कितना होगा, इस सरफेस में 2πrh में क्या कर दें हम, 2πr² से जोड़ दें। तो यहाँ पे जोड़ दें तो यही इसका फार्मूला हो जाएगा, 2πrh में हम 2πr², दैट मींस ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा। ये बात समझ में आई हुई होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर लग दें, ts कितना आएगा, यहाँ से हम लोग 2πr कॉमन कर लें तो कितना अंदर बचेगा, 2πrh प्लस r। ये है टोटल सरफेस, ठीक। ये क्या है, टोटल सरफेस बेलन का। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी अगर इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लेते हैं।
लिखा हुआ है एक लंब वृत्ति, इसको हम लोग राइट सर्कुलर बेलन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे ऊपर से नीचे अगर मिलाते हैं, इस राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं, ये अगर बेलन है, ठीक, ये इसका ये वृत्ताकार पोर्शन, ये वृत्ताकार पोर्शन, इसको मिलाते हैं तो यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोण सिलेंडर बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, कहने मतलब इस तरीके से एक बेलन बना हुआ है, ठीक, इसके आधार का क्षेत्रफल यानी इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 9 पाई, ठीक, 9 पाई दिया है, तो उसके आधार का व्यास कितना होगा, यानी कहने मतलब ये जो वृत्ताकार है इसका व्यास कितना होगा। बहुत ही सिंपल है। अब यहां से अगर ये दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो कहने मतलब ये है a बराबर होता है कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। अब पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी है, वो 9 पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो यहाँ से r बराबर प्लस माइनस 3 आएगा, तो त्रिज्या निगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से त्रिज्या आई है तो हमें व्यास निकालना है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए 3 गुणित 2 हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। अब 6 क्या है, वो सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर होगा, जनरली सेंटीमीटर में ही आता है। और ये जो आंसर था एरिया वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसलिए व्यास जो होगा वो सेंटीमीटर में आएगा। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, सॉरी यहाँ से ये ठीक 6 आ जाएगा। ओके, इतना आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, कह रहा है बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है। कोई बेलनाकार बर्तन है, ठीक, ये बेलनाकार कोई बर्तन इसी शेप का रहा होगा। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या यानी कहने का मतलब ये जो त्रिज्या है कितनी है, r है, ठीक, और उसकी ऊंचाई 5r है। ये क्या है, 5r है, ये ऊंचाई है। तो यहाँ पूछ रहा है उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, तो हमने अभी देखा था CS का मतलब कितना होता है, C फॉर कर्व, S फॉर सरफेस, तो कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। तो CS कितना होता है, 2 पाई RH होता है, कितना होता है, 2 पाई RH। तो 2 पाई को 2 पाई ही रख देंगे, और R का मतलब R ही हो जाएगा, H कितना है, 3R, सॉरी 5R है ना, कितना है, 5R। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक, और r से r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर होगा, 10 पाई r स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको यहां से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में। एक क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 110 है। कोई लंबवृत्तीय बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ मतलब CS कितना है, 110 पाई है, ठीक, और उसके आधार की त्रिज्या r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 दिया है। ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। चाहे वक्र पृष्ठ हो और चाहे संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो, जितने भी एरिया और वक्र पृष्ठ जो होते हैं वो स्क्वायर यूनिट में आते हैं। कहने मतलब या तो वर्ग सेंटीमीटर होंगे, या वर्ग मीटर में होंगे, या और भी छोटे छोटे जो भी हैं वर्ग मिलीमीटर होंगे, वर्ग डेसीमीटर होंगे। इस तरीके से इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहां ऑप्शन में अगर इस तरीके से दिया है तो यहाँ पे इस तरीके से रिलेट कभी कभी पूछे जा सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से पूछ रहा है उसकी ऊंचाई, जो भी बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ पूछ रहा है। तो बेलन की ऊंचाई, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। जो CS होता है वो कितना होता है, 2 पाई RH होता है, ठीक, और 2 पाई RH की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 110 दी हुई है, 110 पाई दिया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक। R की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है, यहाँ पे रख देंगे 5, और यहाँ पे H कितनी है, 55 हो जाएगा। इस 5 को 5 से काट देंगे तो 11 आ जाएगा, तो H यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां से। लिखा है कि 7 घन सेंटीमीटर, 7 में 7.7, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लॉजिकल है। 7.7 घन सेंटीमीटर, ठीक, घन सेंटीमीटर सोने से, ये क्या है, घन है तो ये वॉल्यूम होगा, क्या है, आयतन होगा। ये क्या है, सोना है। सोने से 3.5 मिलीमीटर व्यास का, ये क्या है, मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा, यानी व्यास का कितना लंबा, थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे 7, अब यहाँ पे मिलीमीटर है व्यास, ठीक, यहाँ पे क्या है, घन सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से नीचे कितना होता है, मिलीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर से नीचे क्या होता है, मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर होता है, तो हमें जस्ट एक नीचे आना है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी मिलीमीटर में बदलेंगे। तो अब एक्चुअली में क्या है, ये वॉल्यूम है, ठीक, ये क्या है, आयतन है। तो आयतन अगर यहाँ पे वर्ग यानी क्षेत्रफल होता तो 10 से क्या करते, 10 गुणित 10 करते 100 करते, ठीक। अब यहाँ पे आयतन है, जब आयतन है तो इसको हमको क्या करना है, आयतन, अब घन सेंटीमीटर आयतन को हमको घन मिलीमीटर बदलना है, ठीक, घन मिलीमीटर बदलना है, यानी मिलीमीटर क्यूब करना है। तो इसको क्या करेंगे हम, 10 गुणित 10 गुणित 10 3 बार गुणा करेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो 7.7 जो लिखा है इसको क्या करेंगे, 10 गुणित 10 गुणित 10, ठीक, 3 बार गुणा करेंगे। तो 1 10 से क्या है, इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे 100 है, तो कितना हो जाएगा, 7700 घन मिलीमीटर, ठीक, क्या है, घन मिलीमीटर, यानी घन mm। अब ये क्या है, ये आयतन है, ठीक, किसका आयतन है, उस यानी बेलनाकार तार खींचना है। जब कोई भी तार खींचा जाता है, वायर खींचा जाता है, कोई कितना भी पतला तार हो, तो उसका हम लोग अगर क्या करेंगे, उसका अगर हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग एक एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, उसको टच करेंगे, तो क्या है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो बेलन की तरह होता है। भले कोई झाड़ू की जो सीख होती है वो भी क्या है, बेलनाकार होती है, जो पहले घरों में होती थी, जो पीले रंग की जो सीख होती थी, तो भी क्या है, एक बेलनाकार होती है। तो ये क्या है, बेलन का आयतन ही है, ठीक, ये क्या है, आयतन ही है, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो इसको यानी इसको किसकी जगह पे रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे, किसकी, पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब हमको ये व्यास दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम इसको, अगर व्यास की जगह पे अगर त्रिज्या निकालना होगा, तो यहाँ से त्रिज्या आर कितनी आ जाएगी, 3.5 को क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग कर दें, ठीक। जो त्रिज्या जो व्यास होता है वो त्रिज्या यानी 2r है ना, ये क्या है, 2r की वैल्यू दी है 3.5, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, 3.5 बटे 2 कर देंगे, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है, h निकालना है। अगर इस तरीके से पेन रखा है तो पेन की ये हाइट है, अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो पेन की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। जो वर्टिकल शेप होता है यानी ऊर्ध्वाधर, उसकी ऊंचाई होती है, वही ऊंचाई अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में कर देंगे तो क्या है, वो लंबाई फॉर्मेट में आ जाएगी। तो यहाँ से ये कितना है, 7700, ठीक, बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू रख देंगे हम लोग 7700, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3.5 बटे 2, 3.5 बटे 2 और ये x हो जाएगा, ठीक। इसको काट लो, यहां से 0 रखेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहां से हटाएंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहां से कितना हो जाएगा,
अब देखो 7 एकम 7, यहाँ से कितना आ गया 11 आ गया, ठीक। तो ये कितना हो गया 7 पन्ना 35 हो गया। अभी क्या हो गया 11, ये हो गया 100, ठीक। ये कितना होगा 11 दूना 22, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम 5 दूनी 10, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 5 सते 35। जितना कैंसिलेशन करना है उसको ध्यान से देखिएगा। इधर कितना बचा 2, इधर कितना बचा ऊपर 7 बचा और ये h बचा, नीचे कितना बचा ये 400 हो गया और 7 हो गया। तो 7 लिख लेते हैं अभी, ये कितना हो गया 400 हो गया। 7 को 7 से काट दो तो यहाँ से h जो होगा कितना होगा 4 दूनी 800, ये mm आ गया मिलीमीटर में। अब इसको क्या करेंगे हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, अगर इसको हम क्या करेंगे 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक। यही इसका आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस में कर लेना। अब हम शंकु पे आते हैं। शंकु, जो शंकु का जो आकार होता है वो इस तरीके से होता है। ये क्या है शंकु का आकार है। शंकु का जो बेस होता है वो भी क्या होता है, शंकु का बेस वृत्ताकार होता है। ये वाला पोर्शन वृत्ताकार होता है, ठीक। ये और ये अगर ये ऊंचाई h है, ये r है, तो जो इसकी स्लैंट हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई की वैल्यू जो होती है, अगर यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है r स्क्वायर एंड प्लस h स्क्वायर। जो स्लैंट हाइट होती है, जो तिरछा ऊंचाई होती है, वो क्या होती है रूट के अंदर, यानी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो कर्ण फॉर्मेट में बन जाएगा। कर्ण का स्क्वायर जो होता है बची हुई जो दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ठीक। अब यहां से दो चीजें निकल करके आती हैं कि अगर इसका जो है शंकु का जो आयतन होता है, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। कहने मतलब ये है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं, ठीक। जहां पे सर्कल का जो पोर्शन है वहां पे उसके ऊपर वाले वर्टेक्स से नीचे तक क्या है वो क्या बनता है, वो एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ से इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा 1/3 पाई स्क्वायर h, ठीक। जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्या होता है 1/3। जितना बेलन का आयतन आएगा शंकु का आयतन क्या होगा वो उसका 1/3 होता है, यानी कि 3:1 का अनुपात चलता है दोनों में। अब यहाँ से इसका जो कर्व सरफेस आएगा वो कर्व सरफेस कितना होगा, वो कर्व सरफेस इसका हो जाएगा CS कितना होगा वो पाई RL होगा, ठीक। अब अगर इसमें अगर हम लोग ये भी नीचे का जोड़ देंगे तो TS निकल आएगा। तो जनरली यहाँ पे कर्व सरफेस ही पूछा जाता है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ बहुत ही कम पूछा जाता है। अगर संपूर्ण वक्रपृष्ठ की अगर बात करेंगे तो इसका जो TS होगा वो पाई RL में क्या करेंगे हम लोग पाई R स्क्वायर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसके भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जैसे पूछा है कि उसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण वक्रपृष्ठ कितना होगा पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर हो गया। अब यहां से अगर हम लोग पाई R कॉमन कर लेंगे तो पाई R अगर कॉमन करेंगे तो कितना आएगा L प्लस R आ जाएगा, ठीक। तो एक तो ये हो गया। और ये भी पूछा जाता है तो इसको भी आप लोग ध्यान दे देना कि जो शंकु की तिरछी ऊंचाई जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसका सूत्र क्या होता है। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, ये लंबवृत्तीय शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या यानी R बराबर दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा। तो वक्र पृष्ठ कितना होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो CS होता है वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है पाई RL होता है। तो पाई की जगह पे 22/7 रख दें
और आर की जगह पे त्रिज्या दी हुई है और एल की जगह 25 दिया हुआ है। तो 7 से 7 कट जाएगा और इसको गुणा कर देंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, हासिल लगा 5 और 25 दूना 50, 5 55 हो जाएगा। 550 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसकी आधार की त्रिज्या r 5 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ठीक, तो शंकु का आयतन निकालना है, v बराबर निकालना है। तो जो शंकु का आयतन होगा वो कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो 1/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7। ओके, r की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 25 हो जाएगा और h की वैल्यू कितनी है 21 है। ठीक, तो यहाँ से 7 तो 21 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 25 दून 50 हो जाएगा और 25 दून 50 और 50 5 55, ये हो जाएगा इसका आयतन 550। ठीक, कितना हो जाएगा 550 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम है इसलिए कितना हो जाएगा घन सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं सूत्र उनको आपको जरूर ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में देखते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक, जो द्विघात समीकरण होता है वो इस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, बराबर 0। समीकरण है तो समीकरण में एक इक्वलिटी होती है जो 0 के इक्वल होती है। और यहाँ पे क्या है abc, abc में b जो है a इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, जितने भी हैं a और b, ये c क्या है, ये सबके सब कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। ठीक, ये जो है बदलेंगे नहीं, फिक्स क्वांटिटीज होती हैं। और a और b शून्य नहीं होंगे। ठीक, a और b जो होंगे, a और b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा क्या है द्विघात समीकरण की एक खासियत है, ये हमेशा याद रखना। कुछ हम सॉल्व कर लेते हैं द्विघात समीकरण को। ठीक, कुछ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 25y² - 1, 25y² - 1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 25y² इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहां से y² बराबर कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। तो यहां से y बराबर कितना होगा प्लस माइनस 1/5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। हमेशा दो ही वैल्यू, कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो उसके दो मूल होंगे, पक्का है दो ही मूल होंगे। ठीक, प्लस माइनस अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं, जैसे एक लिखा हुआ है x² - 5x, एक तो ये हो गया। ठीक, दूसरा है x² - 5x, x² - 5x बराबर 0। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम चाहते तो उसको ऐसे सॉल्व कर देते x² बराबर 5x, तो यहां से x काट देते तो x बराबर 5 आ जाता ना, लेकिन ये गलत है। ठीक, क्योंकि दो है ना, x घात 2 है, द्विघात है, इसलिए जो है x की वैल्यू भी 2 आएंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे x का मान कर लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा x - 5 बराबर 0। एक x बराबर कितना हो जाएगा 0, एक ये वैल्यू आएगी और एक क्या है x - 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 5। एक ये फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, दो वैल्यूज आएंगी, एक x 0 एक x क्या है 5। एक और है गुणनखंड का तरीका, उसे आप लोग देख लीजिएगा।
लिखा है 4x² -5 - x बराबर 0। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम सही फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² - x -5 बराबर 0। ठीक, अब इसको जरा देखिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता होगा। तो इसमें हम लोग जनरली करते क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना, इन दोनों का गुणा करते हैं। ठीक, गुणा करेंगे यानी कि इसका 4 का और 5 का, तो कितना आ जाएगा, उसके फैक्टर सहित यानी 4 का -5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा -20 आएगा। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब हमको ऐसे दो संख्याएं ढूंढनी है निशान सहित, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है निशान सहित जिसको जोड़ दें या जिनको क्या करें, गुणा करें। जिनको गुणा करें तो -20 आना चाहिए, जिनको गुणा करें तो -20 आना चाहिए, और उनको जोड़ें या घटाएं, यानी प्लस करें या माइनस करें या प्लस माइनस करें। तो एक चीज हमेशा याद रखना, माइनस में वैल्यू तभी आ सकती है जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो। किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करने पे माइनस तभी आएगा जब एक संख्या प्लस में होगी एक संख्या माइनस में होगी। ठीक, और एक चीज, प्लस में कब आएगा, जब दोनों संख्याएं प्लस में हो या दोनों संख्याएं माइनस में हो, तभी प्लस में आ सकता है। तो माइनस में है, इसका कहने मतलब है एक संख्या हमारी प्लस में होगी और एक संख्या हमारी माइनस में होगी, ये इतना हम श्योर है। ठीक, अब ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको गुणा कर दे तो 20 आ जाए और उनको प्लस माइनस कर दे तो कितना आ जाए, -1 आ जाए, यानी माइनस का, यानी इसका कोएफिशिएंट कितना है, -1 आ जाए। ठीक, तो एक हमारे पास क्या है, 5 चौको 20, तो अगर हम लोग प्लस में 5 लिखें प्लस में 4 लिखें तो -5 और +4, -5 और +4 को गुणा करते हैं तो -20 आएगा, और घटा इन दोनों को ऐसे ही रख देंगे तो -1 आ जाएगा। हमारी समस्या का समाधान हो गया। तो अब यहाँ पे हमको इसी तरीके से जो है फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है, एक क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे जनरली 4x² और -5 x लिखेंगे और प्लस का 4 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि हम इसको लिखें कैसे, 5 के बगल में 5 लिखेंगे, 4 के बगल में 4 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, प्लस का 4x, ठीक, माइनस का 5x माइनस का 5 बराबर 0, ये। ठीक, अब इन दोनों को हम इतने में कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे इतने में कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे तो x + 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कॉमन कर लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। तो x + 1 और यहाँ से कितना, एक यहाँ से 4x, सॉरी यहाँ से 4x कॉमन करेंगे। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4x - 5 बराबर 0। तो इसके इक्वल करेंगे तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x - 5 = 0 implies that x बराबर 5/4। इस तरीके से दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से दो वैल्यू आ जाएंगे, यही आंसर हो जाएंगे। एक आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा 5/4। इस तरीके से गुणनखंड करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कह रहा है कि x² + 7x, ना दूसरा लेते हैं, चेंज कर देते हैं। कुछ चीजें अच्छा और पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 10x + 12 बराबर 0। ठीक, ये क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से सुनना। अब जैसे अच्छा इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, इनका इनको गुणा कर देंगे, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा कर दें तो कितना आ जाए, गुणा कर दें तो 24 आ जाए, और उनको क्या करें हम प्लस माइनस कर दें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो कितना होता है, 12 दूना 24 होता है, 12 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 12। और यहाँ पे करेंगे तो एक मिनट सॉरी, इसको सबसे पहले एक तो ये लाइन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग कर दें तो यहाँ पे x² बचेगा
यहाँ पे कितना बचेगा, 2 पंचे 10, 5x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6। ठीक, इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये सिंपल है, इससे ये सिंपलीकरण किया गया है। अब यहाँ पे क्या करना, हम यहाँ पे 1 है गुणा कर दें तो 6 आ जाए, और क्या करते हैं उनको जोड़ दें घटा दें तो कितना हो जाएगा, वो 5 आ जाएगा। 3 2 में 6, 3 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। ठीक, गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जनरली इसको हम लोग देख सकते हैं, कितना हो जाएगा x² n + 3x n प्लस कितना हो जाएगा 2x n + 6 = 0। तो यहाँ पे इतना कॉमन कर लो, यहाँ पे इतना कॉमन कर लो, यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो x + 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे तो x + 3 आ जाएगा बराबर 0। तो ये दोनों में कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा x + 3, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा x = -3, यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा x = -2। ये हो जाएगा। एक चीज और, इस तरीके से अगर कोई भी अगर द्विघात समीकरण दिया है तो यहाँ से दो चीजें पूछ सकता है कि अब पूछे कि x² का गुणांक कितना है। गुणांक का मतलब होता है कि उसमें किस संख्या से गुणा किया गया है और उसके साइन सहित। यहाँ पे इस x² में 2 से गुणा किया गया है, इसलिए इस x² का गुणांक 2 है। x गुणांक 10 है, अगर यहाँ में -10x होता तो कितना हो जाता है, x का गुणांक -10 हो जाता है। इस सब चीजों को ध्यान में रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, युगपद समीकरण। युगपद समीकरण क्या है टॉपिक, युगपद समीकरण। युगपद समीकरण इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में होता क्या है, 2 इक्वेशंस होती हैं, 2 समीकरण होते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे पास एक है a1x b1y + c1 = 0, दूसरा है a2x b2y + c2 = 0। इन दोनों समीकरणों को हम लोग कई तरह से अलग अलग प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक, ज्यादा होता है कि इसको सॉल्व करने के एक तो वज्र गुणनखंड विधि होती है, एक होती है जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि होती है, और एक विलोपन विधि होती है। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि पहली वाली समीकरण दूसरी वाली समीकरण में किसी x या y की वैल्यू को निकाल करके उसी x और y की वैल्यू को दूसरी समीकरण में रख दिया जाता है, तो वहां पे एक वैल्यू निकल आती है। जैसे वो एक मान x या y का निकलता है, उसको निकाले हुए जो सबसे पहले हम लोग पूर्व में निकालते हैं x की वैल्यू y की वैल्यू, वहां पे उसको हम लोग क्या करते हैं इनपुट कर देते हैं, जिससे दोनों मान निकल आते हैं। ठीक, एक तो सबसे पहले कुछ एक और इसका रूल लिख लीजिएगा, कितने उसके हल होंगे, 1 होगा हल, 2 होंगे हल, 3 होंगे हल, अनंत होंगे। जैसे कि हमने अभी ये लिखा हुआ था कि अगर a1x n + b1y + c1 = 0, एक ये है, एक a2x है, एक b2y है, एक c2 = 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। कुछ नियम इसके हैं। नंबर 1 है कि यदि अगर ऐसा लिखा है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर इस तरीके से लिखा है तो इस जो समीकरण है उनके कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा नियम लिख लीजिएगा कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उसके क्या होंगे, केवल एक हल होगा, 1 सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा, केवल एक वैल्यू निकलेगी। ठीक, तीसरा है कि अगर तीनों बराबर हो जाएं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसके अनंत हल होंगे, हल होंगे। ठीक है, ये होगा, यहां से देख सकते हैं, यहां से यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहां से कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकलेंगे, एक हल होगा, अनंत हल होगा। तो ये अगर कंडीशन पूछी जाए, अगर इस तरीके से आ जाए 2 समीकरण, तो पूछे कितने हल होंगे, तो यहां से आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल। ये क्या है, a1 a2 x और a1 a2 c1 c2 क्या है, सबके सब क्या है c1 c2, लास्ट वाली वैल्यूज होती है, जैसे 5 4 3 2 लिखा हुआ है, और उसके साथ जो जुड़े हैं x का जो गुणांक है, y का गुणांक है, वो क्या है a1 a और b है, a1 और b1। ठीक,
एक एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे विलोपन विधि में क्या करेंगे, विलोपन विधि में हमेशा काटते हैं, किस तरीके से काटते हैं जरा ध्यान देखिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 8, ठीक। दूसरा लिखा है 2x माइनस वाई बराबर लिखा हुआ 4। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद क्या है काटते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस लिखा हुआ, तो ये दोनों क्या है कट जाएंगे जोड़ने पर। किसमें, जोड़ने पर। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 4x हो गया, ये कट ही गया, ये कितना हो गया 8 4 12 हो गया, 4 3 12 होता है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब इस x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। जो पहला समीकरण है कितना लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू को रख देंगे, 2 गुणित 3 कर देंगे प्लस y कर देंगे बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग y की वैल्यू को निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या है y की वैल्यू, ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ठीक। इस तरीके से वैल्यू को निकाल करके अगर हम लोग चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करें हम रख दें, तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 6 2 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी के बराबर मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से विलोपन विधि के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक प्रतिस्थापन का क्वेश्चन लगा देते हैं। प्रतिस्थापन में क्या होता है देख लीजिएगा। जैसे दो समीकरण, हमेशा दो ही समीकरण दिए होंगे, 2x प्लस 3y बराबर में दिया है 5 और नीचे है 3x माइनस 2y बराबर का 1। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये कटेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लगता है कि ये दोनों प्लस माइनस है तो कट सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब 2 से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x n प्लस 2 3 6y बराबर 2 पंची 10। 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 9x n माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 एकम 3, ठीक। अब ये प्लस माइनस है कट जाएंगे। जोड़ने पर क्या करेंगे 9 4 13 हो जाएगा बराबर 10 3 13 हो जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा, तो यहाँ से कहने मतलब है x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। x बराबर 1 आ गया। अब इसे x की वैल्यू किस समीकरण में किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 में रखेंगे तो 2 गुणित 1 हो जाएगा और प्लस 3 गुणित y की वैल्यू में निकालना है बराबर 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ से 3y कितना आ जाएगा। अब इसमें घटा देंगे जब इधर पक्षांतर होकर के आएगा तो 5 माइनस 2 करेंगे, तो 5 माइनस 2 3, 3 से 3 कटा, यानी कहने मतलब y की वैल्यू भी 1 आएगी। x बराबर 1 आया और y बराबर भी 1 आएगा। अब इनकी वैल्यू को चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, तो x जगह पर 2 और 3 3 एकम 3 3 2 5, यानी कितना है वेरीफाई हो जाएगा। ये है आंसर इसका, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, एक दो क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसी युगपत से क्या कह रहा है, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये है दो संख्याओं का योग। अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, एक है x और y है, इन दोनों संख्याओं का योग कह रहा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कह रहा है। x प्लस वाई यानी योग कितना है 26 है। फिर कह रहा है इनका अंतर 10 है, तो अंतर का मतलब होता है माइनस, तो x माइनस वाई बराबर कितना है अंतर 10 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वज्र गुणनखंड, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उनसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आसानी से इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डायरेक्टली दे सकते हैं x और y कट रहा है, तो यहाँ से 2x हो जाएगा 26 10 36 हो जाएगा, x बराबर 18 आ जाएगा। और जब x बराबर 18 आ जाएगा तो 18 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 आएगी 8 1 आएगी 18, ठीक। यही आंसर 8 और 18 दोनों को जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा, घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद टॉपिक पे आते हैं। एक है टॉपिक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ट्रेपेजियम।
कैसा होता है? समलंब। समलंब कैसा होता है? जो समलंब का आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। समलंब में क्या होता है, ये दोनों भुजाएं, जैसे यहां से नामकरण इसका करें कि ए बी, ये है सी डी, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? पैरेलल है किसके? डीसी के। हमेशा समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होंगी, पक्का है, और उनके बीच की कुछ गैप दिया हुआ होगा, ये यहां से यहां तक, ये क्या है, इसी को हम लोग हाइट बोल देते हैं। यानी जो दो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच में क्या है, गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है। अगर ये ए भुजा है और अगर ये बी भुजा है तो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना होता है, वो क्षेत्रफल होता है, इसका अगर हम लोग निकालेंगे एरिया, एरिया कितना आएगा, 1/2, ठीक, 1/2, ठीक। और कितना होगा, जो समांतर भुजाएं हैं उनका योगफल, यानी ए और प्लस बी, ठीक। और गुणा में क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उससे गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? जो उनके बीच में जो गैप है, यानी कि जो गैप है h है, उससे गुणा कर देंगे। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसके टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखते हैं, इसके समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को इसका फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। अब h की जगह पे कुछ भी हो सकता है, दूरी d हो सकती है, ठीक है। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 और 9, इस तरीके से अगर हम लोग एक फिगर बना लें, ठीक। समांतर भुजाएं कह रहा है बड़ी वाली 9 है और छोटी वाली 6 है, ठीक, ये, और उनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी कितनी है, 4 है। तो क्षेत्रफल बताना है, तो एरिया जो होगा मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, 1/2, 9 और 6 को जोड़ देंगे और 4 से गुणा कर देंगे। 9 6 15 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। लिख देंगे इसको वर्ग सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही लग सकते हैं, सिंपल, ठीक, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं, कुछ वृत्त से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैं पहले फिगर बनाता हूं वृत्त का, ठीक। एक मैं सर्कल का फिगर बनाता हूं। ये क्या है, वृत्त है, ये क्या है, इसका केंद्र है, ये क्या है, इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक। एक क्या होता है, एक ऐसा लोकस होता है, वृत्त क्या है, वृत्त क्या है, एक प्रकार का बिंदु पथ है। बिंदु पथ का मतलब एक ऐसा रास्ता जो बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक। एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिसकी, यानी उस बिंदु पथ से केंद्र की दूरी हर जगह से बराबर होनी चाहिए, यानी एवरी प्लेसेस, यानी उस केंद्र पे जो है, जो उसकी बाउंड्री है, जो बिंदु पथ है, उस लोकस से उसके केंद्र की दूरी बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक, अब इसकी दूरी, अगर ये बिंदु ए है, इसकी बिंदु ओ से दूरी अगर कुछ भी आती है, तो इस पर बने जितने भी बिंदु होंगे उन सब की दूरी क्या होगी, सेम आएगी। ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। ये होता है बिंदु पथ, ये होता है वृत्त। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वृत्त की जो माप क्या कहलाती है, अगर वृत्त को अगर मापते हैं, अगर वृत्त को मापते हैं तो इसकी जो माप होती है वो क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, 2πr। जो उसकी परिधि होती है वो वृत्त की है माप कहलाती है, ठीक। अच्छा, एक चीज और, वृत्त की रचना के लिए हमको चाहिए क्या क्या, अगर आ जाए कि वृत्त की रचना के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो वृत्त की रचना के लिए हमको केवल और केवल त्रिज्या चाहिए और केंद्र चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक। वृत्त की रचना के लिए अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है सर्कल का, तो वृत्त के सर्किल के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें केवल और केवल वी नीड ओनली सेंटर ऑफ सर्किल एंड रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक। हमें केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए, हम वृत्त बना देंगे, ओके। एक चीज और है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी,
वृत्त के केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ठीक। एक चीज और है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। इस चीज को याद रखना, अनंत अनंत अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है। एक चीज, वृत्त की परिमाप क्या होती है, यानी पूरी माप क्या होती है? उसकी परिधि होती है, 2πr होती है। ओके। एक वृत्त की त्रिज्या अगर 1 मीटर हो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर कोई वृत्त दिया है उसकी अगर त्रिज्या है 1 मीटर हो, ठीक, 1 मीटर त्रिज्या हो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई ही है, आर की जगह पे 1 स्क्वायर, तो कितना होगा? एक ओनली पाई आएगा। अगर ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, कुछ भी हो, 1 हो, यूनिट हो, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? वो पाई आएगा। ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इससे रिलेटेड मैंने एक सवाल लगाया भी है, वीडियो बनाया भी हुआ था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप लोग ध्यान रखना, जो वृत्त होता है, वृत्त की जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। और जो उसका परिमाप या परिधि जो होगी वो कितनी होगी? 2πr होगी। तो इस चीज से रिलेटेड आप लोग सारे सवाल लगा सकते हैं, और ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जो इस फार्मूले से बाहर आएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल, दैट मींस चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज, ठीक। जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता क्या, उसकी परिभाषा क्या होती है? यानी 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक ऐसा, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति, अगर चतुर्भुज की परिभाषा पूछता है तो क्या होगा? 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसमें 3 जो भुजाएं हों, जो 3 बिंदुओं से, ठीक, जिसमें 3 बिंदु, 4 बिंदु होंगे, उसमें से 3 बिंदु क्या हो? संरेख ना हो। संरेख मतलब एक लाइन में, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो 3 बिंदु संरेख हो गए। अब जब 2 बिंदु संरेख हो, यानी कहने मतलब ये है कि कोई भी, यानी 2 बिंदु संरेख है और तीसरा बिंदु संरेख नहीं है, कहीं पर भी बना दिया, तो ये ऐसे हो गया। ठीक, समझ में आया? अब उसमें क्या है? त्रिभुज में क्या है? 3 भुजाओं से, यानी 3 रेखाखंडों से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसमें कोई भी 2 बिंदु क्या हो? वो संरेख हो। ठीक, इसमें भी 2 बिंदु संरेख हो। अब जैसे इसको इससे मिला के त्रिभुज बन जाएगा, हमको 4 बिंदु बनाने हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या है? 2 बिंदु संरेख, 3 बिंदु संरेख ना, तो क्या है? चतुर्भुज बन गया। ठीक, ओके। कहने मतलब ये है 3 बिंदु संरेख ना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। और एक चीज है, 4 रेखाखंडों से, यानी लाइन 4 लाइन सेगमेंट से जो कवर्ड बाउंडेड जो रीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घिरी हुई आकृति क्या बोलेंगे हम लोग? चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक, एक जैसे हम चतुर्भुज की बात करते हैं, ठीक, जैसे ABC, जैसे यहाँ पे मैंने एक इस तरीके जनरली चतुर्भुज बना दिया, एक ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक, तो ये क्या है? ABCD क्या है? ABCD सीड्स हैं। क्या है? ABCD सीड्स हैं। और अगर ये इन भुजाओं के बारे में बात की जाए, ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं, ये यानी कि अगर बात करें AD और BC की, AD और BC की, ये सम्मुख भुजा हैं। अगर इसकी बात करें, ये और यहां से इसकी बात करें, AB और DC की, ठीक, ये भी सम्मुख भुजाएं हैं। ये सम्मुख भुजाएं ADBC, ABDC, ये क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। और अगर इसकी बात करें, ठीक, अगर हम बात करें AB और BC की, ठीक, या हम बात करें BC और CD की, BC और CD की, ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, एडजेसेंट साइड है। क्या है? आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजा में क्या होता है? एक बिंदु क्या है? कॉमन होता है। जैसे यहाँ B क्या है? कॉमन है। यहाँ पे क्या है? C क्या है? कॉमन। जो दोनों में रिपीट होगा उसको बोलेंगे आसन्न भुजाएं। ठीक,
जैसे मैं यहाँ पे लिखा है चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं, ठीक। चतुर्भुज में शीर्ष कितने होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं, ठीक। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, वैसे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। तो इतनी सारी चीजें आप लोग याद करिएगा। अब चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं उनको देख लेते हैं सरसरी निगाह से हम लोग। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, फटाफट इनको करते हैं। सबसे पहला प्रकार होगा समलंब चतुर्भुज, जो अभी हम लोग देखें, समलंब, ठीक। नंबर 2 पे क्या है, समांतर है, ठीक। नंबर 3 पे क्या है, आयत है, आयत भी क्या है, प्रकार का चतुर्भुज है, आयत। नंबर 4 पे क्या है, वर्ग है। नंबर 5 पे समचतुर्भुज, रोम्बस है, समचतुर्भुज। और नंबर 6 पर क्या है, एक पतंगाकार है, तो उससे कोई मतलब काइट की तरीके से, ठीक। नंबर 6 पे क्या है, पतंग, पतंग के आकार की। तो इन सबको हम फटाफट, समलंब चतुर्भुज हम लोग देख चुके हैं, ठीक। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, उसकी जो सामने यानी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, केवल एक सम्मुख यानी जोड़ा, जो केवल ऊपर नीचे केवल एक समांतर भुजा यानी कि जो होती है, एक जोड़ा जो है समांतर भुजा का होता है। ये तो समलंब हो गया। समांतर भुजा में क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। समांतर भुजा चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती, सभी नहीं, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, ठीक। और इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या है, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग आयत की बात करें, ये आयत है। आयत की भुजा में क्या, आयत में क्या होता है, आयत भी क्या है, समांतर, आयत में क्या होता है, ये भी समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार है, समांतर चतुर्भुज का। ये इस भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, ठीक। उसमें क्या होता है कि जो दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं क्या है, समकोण पर काटती हैं। यहाँ पे ये समकोण पर काटती हैं, क्या करती हैं, समकोण पर डिवाइड करते, सॉरी समकोण पर काटती हैं, बनाती हैं, या जो है इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। इसके भी जो है ये विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और एक चीज है, आयत में क्या होता है, और यहाँ पे क्या होगा, चारों कोण समकोण होंगे। अच्छा, इन दोनों में, इस आयत में और वर्ग में एक केवल एक विभिन्नता है कि जो वर्ग होता है, आयत में केवल आमने सामने भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती हैं। लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं, और क्या है, आमने सामने की केवल समांतर होती हैं। इसमें भी समकोण पर काटती हैं, यहाँ पर भी समकोण पर काटती हैं, लेकिन बस इतना सा अंतर है, वर्ग में क्या है, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। जहां पर भी काटेंगे यहाँ पे क्या होगा, 90 अंश का डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। इसमें वर्ग में और इसमें यही खासियत है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस में जो समचतुर्भुज होता है उसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सेम टू सेम, फ्रंट टू फ्रंट क्या है, पैरेलल होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें इतना सा अंतर है कि ये समकोण पर यहाँ पे भुजाएं काटती नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी समकोण पर विकर्ण काटेगा, यहाँ पर भी। समचतुर्भुज में होता क्या है, जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज और वर्ग में क्या होता है, जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समकोण पर डिवाइड करते हैं, ठीक। इतना याद रख लेना। और पतंगाकार का कोई मतलब नहीं है।
आगे हम बात करते हैं चक्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्री चतुर्भुज। ये एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है और इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का सिंबल है। ठीक, कहने का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ठीक, चारों भुजाएं, चारों शीर्ष, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की बाउंड्री को या सर्किल को या वृत्त को स्पर्श करते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको साइक्लिक चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर 1 पर लिखा हुआ है, इसको जो सम्मुख कोण होते हैं, इसके जो सम्मुख कोण, ये इसके सम्मुख होगा, ठीक है, और ये इसके सम्मुख होगा। इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। यहां पे हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक, कहने मतलब ये दोनों जो कोण होंगे वो क्या होंगे, अगर ये यहाँ पे ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो क्या होगा, ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180। संपूरक मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 आता है। ठीक, एक ये हो गया। एक यहाँ पे क्या करने, मतलब इन लॉजिकों को लगा करके हम सवाल हल करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स इसके हल करते हैं। अगर कोई भी साइक्लिक, इस तरीके से कोई भी साइक्लिक अगर बना हुआ है, इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, इस तरीके से ऐसे, ये अब ये है, इसका क्या है, ये यहां से यहां तक ये क्या है, ये बहिष्कोण है। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर इस तरीके से कोई भी साइक्लिक, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है और यहां से क्या है, ए बी सी डी, यहां पे कोई एक नाम दे दिया, यहां पे ई दे दिया। ठीक, तो जो इसकी वैल्यू होगी, जो यहाँ पे कोण है ए सी ई, सॉरी डी सी ई, एंगल डी सी ई की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, यहां पे इक्वल होगी एंगल ए बी सी। ठीक, समझना, जो इसका जो साइक्लिक, जो चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होगा वो इसके, यानी ये जो कोण है इसके कोण के सम्मुख कोण के इक्वल होगा। जो उसका अंतराभिमुख कोण है, जो उसका अंतराभिमुख कोण है उसके इक्वल होगा। अंतराभिमुख यानी इसका ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल, ये अंतः कोण है। इस अंतः कोण का ये क्या है, ये अंतराभिमुख है। जो कोण ए है वो कोण ए जो है इस कोण का DCE का, DCB का क्या है, ये अंतराभिमुख है। कहने मतलब अगर इस कोण की वैल्यू इसके जो सम्मुख होगा उसके बराबर होगी, ये इसका रिजल्ट है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जब बहिष्कोण वाले बात कोण का वैल्यू दिया होगा तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे। ठीक, अब जैसे इसको देख लेते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन को, एक दो को। जैसे यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है इस तरीके से, ये क्या है, साइकिल बना है और ये यहाँ से इसको मिलाया गया है, ये यहाँ से इसको मिलाया गया है, इसको यहाँ से मिलाया गया है, ये इसको यहाँ से मिलाया गया है। इसकी वैल्यू है 2x। ठीक, इसकी वैल्यू है x। अब कह रहा है कि यहाँ पे x का मान निकालो। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। जो सम्मुख कोण होते हैं संपूरक होते हैं। तो हम जानते हैं कोई भी दो कोण, दो सम्मुख कोण, जो सम्मुख कोण होते हैं साइक्लिक चतुर्भुज में, साइक्लिक यानी चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस x बराबर 180। ठीक, तो यहाँ से 3x हो गया, 3x बराबर 180। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर 60। ठीक, ये हो जाएगा मान। एक और फिगर है, इंटरेस्टिंग फिगर है, इसको आप लोग देख लीजिए। एक ये फिगर बना हुआ है, वही लॉजिक लगाना है। ये 85 है और ये क्या 80। अब हमको यहाँ पे P
क्यू आर एस। हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या है, इसके सम्मुख हो जाएगा, तो यहां से लिखेंगे हम लोग कोण क्यू प्लस 85 बराबर 180। तो यहां से कोण क्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 85, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद कह रहा है कोण पी प्लस 80 बराबर 180। तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा 180 माइनस 80, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 100 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 17, 9 और 17 ये 95 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आया हुआ होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लगभग मैंने जो है मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की कोशिश की, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बताया, डिस्कस किया, बात किया। तो आप लोग बस क्या करना, एग्जाम से पहले एक दिन क्या करना, स्पीड बढ़ा करके इसको देख लेना। अगर टाइम है तो आप लोग बिना स्पीड बढ़ाए देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं। अगर साइंस में किसी में कोई भी डाउट हो टॉपिक में तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ग्रुप में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद जैसे हम लोग बीटीसी का एग्जाम हो जाएगा डीएलएड का, तो मिलते हैं, टेट की प्रिपरेशन कराते हैं। ओके, चलते हैं। ओके, बाय।